हम लोग अपना पाइथन प्रोग्रामिंग का नया बैच शुरू कर रहे हैं और हमारा पर्पस है लर्निंग पाइथन फॉर डेटा एनालिसिस, फॉर मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग एटसेट्रा। जो भी टास्क हम करेंगे पर्टिकुलरली डेटा साइंस में, उसके लिए पाइथन एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो इसलिए आज हम लोगों का एक सिंपल इंट्रोडक्शन होगा एंड वी आर स्टार्टिंग इन फेब 2025, राइट। सो फरवरी 2025 में हम इस बैच को शुरू कर रहे हैं। सो पाइथन प्रोग्रामिंग का सबसे पहले तो हमारे पास इंट्रोडक्शन आएगा। सो पाइथन जैसा इस समय की सबसे पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में से एक है, और पाइथन जो मोस्टली लोग सीखते हैं वो कई पर्पस के लिए सीखते हैं। जब कभी भी हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, इस टाइप की डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ करते हैं, या इस टाइप की डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ में अपना करियर बनाना चाहते हैं या स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो जैसे वेबसाइट डेवलपमेंट एक टेक्नोलॉजी है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मीन्स जो ऐसे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाए और वो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से चल सके। वेबसाइट एक तरीके की वेब एप्लीकेशन है जो आप सर्वर पे अपलोड करते हैं और किसी यूआरएल को आप विजिट कर रहे हैं तो आपको वेब एप्लीकेशन दिखाई दे रही है। देन डेटा एनालिसिस एक टास्क है। डेटा एनालिसिस में बहुत सारे सब टास्क हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। डेटा एनालिसिस है, इसके आगे मशीन लर्निंग आती है। सो ये हम कर सकते हैं, या इस टाइप के बहुत सारे टास्क, या गेम डेवलपमेंट तक हमारे पास रहता है। सो या हमें एक सिंपल एपीआई बनानी हो, एपीआई एप्लीकेशन प्रोग्रामेबल इंटरफेस है, एंड बहुत सारे अदर टाइप के टास्क के लिए यूजुअली एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखा जाता है। और यहाँ पे जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम सीख रहे हैं वो है पाइथन, क्योंकि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो ये सारे टास्क कर सकती है। ओके, सो ये सारे टास्क क्योंकि पाइथन कर सकती है, इसलिए एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बन जाती है जो जिसको सीख के आपको बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। ठीक है, हम लोग यूजुअली जो जिस लिए पाइथन को सीखते हैं वो, यहाँ पे हमारा पर्पस डेटा एनालिसिस एंड मशीन लर्निंग है। पर जब आप अपने मशीन लर्निंग के मॉडल्स को डिप्लॉय करेंगे ऑनलाइन, देन आपको ये वेब डेवलपमेंट वाला पार्ट भी बेसिक आप सीख सकते हैं। अब पाइथन अकेला ये सब नहीं कर सकता। पाइथन को इसके साथ में कई सारे लाइब्रेरीज की ज़रूरत पड़ती है, पर टू द कोर जो है वो पाइथन होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम डेटा एनालिसिस में जा रहे हैं तो इसमें आगे चल के लाइब्रेरीज या मॉड्यूल्स हम जो सीखेंगे वो है पांडास मॉड्यूल। दूसरा हमारा मॉड्यूल होगा सीबॉर्न, मैटप्लॉटलिब, नमपाई, इस टाइप के मॉड्यूल्स जो हैं, और इसके अलावा कई और ऐसे मॉड्यूल सीखे जाते हैं जिसके थ्रू डेटा एनालिसिस की जाती है। अब अगर आपको डिफरेंट टाइप के सीक्वल सर्वर से कनेक्ट करना है, तो जैसे माई एसक्यूएल कनेक्टर मॉड्यूल, या इस तरह के मॉड्यूल, अगर आपको पोस्टग्रे एसक्यूएल डेटाबेस से कनेक्ट करना है, तो फॉर एसक्यूएल डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं हमारे पास जिसके थ्रू हम सीक्वल डेटा सोर्सेस के साथ कनेक्ट करके उन्हें एनालाइज कर सकते हैं। फिर इसी तरीके से मशीन लर्निंग के लिए जैसे एसके लर्न लाइब्रेरी है जिसमें बहुत सारे मशीन लर्निंग के मॉडल्स हैं, और उसका यूज़ करके हम मॉडल्स डेवलप कर सकते हैं। वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए जो फ्रेमवर्क हैं वो है फ्लास्क या जेंगो, इस नाम के फ्रेमवर्क हैं। एसक्यू लाइट है, इस टाइप के मॉड्यूल्स हैं जिनके थ्रू डेटा को डेटाबेस में स्टोर किया जा सकता है, एंड सो ऑन। तो एक दिन में सब कुछ नहीं समझ सकते, इसलिए धीरे धीरे सारी चीज़ें समझेंगे। तो अभी आपको ये समझना है कि पाइथन एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो वर्सेटाइल है, और मल्टीपल टाइप की चीज़ें हम लोग उसके थ्रू कर सकते हैं। और
पाइथन एक वर्सेटाइल हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो काफ़ी सिंपल है, उसकी रीडेबिलिटी काफ़ी इजी है और उसकी ब्रॉड एप्लीकेबिलिटी है। ठीक है, अगर कोई पूछता है हु क्रिएटेड पाइथन, तो आप कह सकते हैं कि इट वाज क्रिएटेड बाय गुइडो वैन रॉसम एंड सबसे पहले ये 1991 में रिलीज हुई थी। और पाइथन की जो डिज़ाइन फिलॉसफी है वो it emphasizes code readability and syntax that allows programmer to express concept in fewer lines of code. So इसका जो मेन पर्पस है वो यही है कि आप यूज़र को फ्यूअर लाइन ऑफ कोड में बड़ी बातें कर सके और आसानी से लिख सके। जैसे सी प्लस प्लस या जावा में आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा लाइंस ऑफ कोड लिखनी पड़ती है जो पाइथन में रिड्यूस हो जाती है। सो इन शॉर्ट, कोर पाइथन की अपनी बहुत अच्छी कैपेबिलिटीज़ हैं, पर पाइथन के साथ में अगर हम कुछ और मॉड्यूल्स का इस्तेमाल करें, जैसे कि फ्लास्क, जेंगो, इन दोनों में से कोई एक, या एसक्यूलाइट, तो हम पाइथन के थ्रू वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट कर सकते हैं। कुछ और पैकेजेस आते, लाइब्रेरीज आती जैसे टीके इंटर, तो अगर आप ये सीखते हैं तो आप इसके साथ में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर सकते हैं एसक्यूलाइट के साथ। अगर आप पांडास, सीबॉर्न, मैटप्लॉटलिब, नमपाई और एसक्यूएल के लिए जो डिफरेंट पैकेजेस आते हैं उन्हें सीख लेते हैं, तो आप जो है डेटा एनालिसिस कर सकते हैं। नाउ, जैसा हम पाइथन का बेसिक डिस्कशन कर रहे हैं, तो जो पाइथन के की फीचर्स हैं वो क्या है? ये सिंपल और इजी टू लर्न है। ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, यानी कि पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। जो कोड है वो एग्जीक्यूट होगा लाइन बाय लाइन, जिससे हमें डिबगिंग में हेल्प होता है। ऐसा नहीं कि पूरा प्रोग्राम एक बार में कंपाइल होगा फिर रन होगा, ये लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है। पाइथन एक डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज है। इन पाइथन यू डोंट नीड टू डिक्लेयर द टाइप ऑफ वेरिएबल एक्सप्लिसिटली। जो टाइप है वो डिटरमिन्ड होता है रन टाइम पे। ये एक्सटेंसिव स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है पाइथन में। जैसे पाइथन में जैसे मैंने भी बताया, काफ़ी सारे रिच सेट ऑफ लाइब्रेरीज एंड फ्रेमवर्क हैं जो वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस को सपोर्ट करते हैं, चाहे वो वेब डेवलपमेंट हो, डेटा एनालिसिस हो, मशीन लर्निंग है, डीप लर्निंग है, एनीथिंग, इवन लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स भी। और पाइथन क्रॉस प्लेटफॉर्म है, कि पाइथन प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब ये है कि जो सेम कोड है वो डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे रन हो सकता है, चाहे वो विंडोज हो, मैक ओएस हो, लाइनक्स हो। पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी है। पाइथन सपोर्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये उनके लिए है जो काफ़ी कोर लेवल पे प्रोग्रामिंग करते हैं। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में आपके क्लासेस होते हैं, क्लास के ऑब्जेक्ट्स बनते हैं, और इसमें इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन और पॉलीमॉर्फिज्म जैसे कंसेप्ट्स भी ये सपोर्ट करता है। और सबसे बड़ी बात कि इसकी एक लार्ज कम्युनिटी और इकोसिस्टम है। पाइथन, मतलब पाइथन के लिए आपको ऑनलाइन सपोर्ट ही सपोर्ट मिलता रहेगा। ठीक है, ये सब हम लोग धीरे धीरे करते रहेंगे। मुद्दे की बात करते हैं, हाउ टू गेट स्टार्टेड। सो पाइथन को गेट स्टार्टेड करने के लिए आप दो तीन तरीके से पाइथन के साथ गेट स्टार्टेड कर सकते हैं। पहली चीज़ है कि आप पाइथन की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाइए। आप इसे नोट कर लीजिए, इस वेबसाइट का नाम है python.org। और इस वेबसाइट से आप सीधे डाउनलोड कर सकते हैं पाइथन को। अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम मैक ओएस है तो आप मैक ओएस पे जाके डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम यू नो लिनक्स पे है तो आप यहाँ से अपना ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे iOS, आईपैड, रिस्क ओएस, सोलारिस, डिफरेंट टाइप के हैं। और अगर आपका मोस्टली यूजर्स का ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज है तो आप यहाँ से इस पाइथन को क्लिक करेंगे और यहाँ से ये इंस्टॉलर, एक exe फाइल आपके लिए डाउनलोड हो जाएगी। सो पाइथन को इंस्टॉल करते वक्त जब आपकी इंस्टॉलर विंडो आएगी तो वहाँ पे आपके लिए एक ऑप्शन आएगा, ऐड पाइथन टू पाथ। ओके,
इसका मतलब ये होता है कि आप अपने कंप्यूटर के पाथ में एक सिंपल भाषा में बता रहे हैं कि पाइथन की जो इंस्टॉलेशन है वो कहाँ पे है, ये आप सिस्टम इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को बता रहे हैं। इस तरीके से जो आपके पाइथन का इंस्टॉलेशन पाथ है वो हमारे कमांड लाइन में आ जाएगा। और अगर हम ऐसे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते हैं, ठीक है, और कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करने के बाद लिखते हैं पाइथन, अगर आप इस तरीके से कमांड प्रॉम्प्ट में पाइथन लिखते तो आपके सामने जो पाइथन का वर्जन है वो लिख के आ जाएगा। और यहाँ पे हम ऐसे कर सकते हैं जैसे x इज इक्वल टू 56, y इज इक्वल टू 78, और हम कहते हैं x प्लस वाई बताइए, तो देखिए सीधे आंसर आ गया 134। तो इस तरीके से पाइथन का पाथ यहाँ पे आपका जब अगर डिफाइंड है तो आपके कमांड प्रॉम्प्ट में पाइथन लिखने पे आप पाइथन रन कर सकते हैं। और ये इस तरह से जो 3 एरो दिखते हैं इसका मतलब होता है ये शेल प्रोग्रामिंग, इसको शेल बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी एक तरीके का आईडीई है। आईडीई मतलब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट यानी कि बेसिकली एक तरह का इंटरफेस जहाँ पे आप पाइथन प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। सो ये याद रखिएगा, इंस्टॉलेशन बहुत सिंपल है, आपको सीधे एग्जीक्यूटेबल फाइल को इंस्टॉल करना है। जब आपकी वो एग्जीक्यूटेबल फाइल इंस्टॉल हो जाती है उसके बाद आपके कंप्यूटर में यहाँ पे आइडल नाम का आईडीई, ये देखिए आइडल नाम का आईडीई आ जाएगा। मेरे केस में पाइथन का जो वर्जन इंस्टॉल्ड है वो 3.10 है। आपके केस में दूसरा वर्जन हो सकता है जो भी आपने लेटेस्ट किया होगा। जैसे आज की डेट में अगर हम इसे इंस्टॉल करते तो आप देख सकते हैं आज की डेट में जो वर्जन आएगा हमारे पास वो आएगा 3.13.2, ठीक है। सो ये वर्जन धीरे धीरे इनमें इन्हेंसमेंट होते रहते हैं, नए फंक्शंस वगैरह आते रहते हैं जो हम लोग आगे सीखते रहेंगे, तो ये याद रखिएगा। दिस इज द फर्स्ट वे, पहला तरीका ऑफ इंस्टॉलिंग पाइथन इन योर कंप्यूटर। और इस तरीके से जब आप आइडल को ओपन करेंगे तो आइडल हमारे सामने इस तरीके से आएगा। अगर आप आइडल का व्यू चेंज करना चाहते तो आप ऑप्शंस में जाके कॉन्फ़िगर आइडल करें, और यहाँ कॉन्फ़िगर करने के बाद आप देख सकते हैं कि फॉन्ट आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको एक्सटेंशन, शील्ड आईडी, विंडोज, हाइलाइट्स, कलर, यू नो, आइडल क्लासिक, आइडल डार्क, ऐसे कलर थीम्स मिल जाएंगे। आप चाहे तो आइडल डार्क यूज़ कीजिए और डार्क पे प्रोग्रामिंग कीजिए, ये आपकी चॉइस है, ठीक है। आशीष आप उस दिन पूछ भी रहे थे, तो ये यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। और यहाँ से आपका जैसे हम वापस आ जाते कि हम वापस आइडल न्यू भी यूज़ कर सकते हैं, आइडल क्लासिक, जो भी आपको यूज़ करना है, तो ये हमारा रहता है। अब जब हम आइडल शेल पे हैं तो आपको ये 3 एरो दिख रहे होंगे, ठीक है। तो शेल में क्या होता है कि जो भी प्रोग्राम हम लिखेंगे जैसे ही हम एंटर करेंगे, प्लीज कहीं नोट बना लीजिएगा, जैसे इन शेल जब हम आइडल ओपन करते हैं तो ये देखिए यहाँ पे एक छोटा सा लिखा है शेल, देखिए आप ध्यान से, मैं जूम करता हूँ इसको, ये देखिए यहाँ पे आइडल शेल लिखा है, ठीक है। तो आइडल शेल में क्या होता है, इन शेल व्हेन वी हिट एंटर प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड, या वो लाइन इज एग्जीक्यूटेड, ठीक है। हमने एंटर किया, एग्जीक्यूट हो गई। अगर हम हैशटैग लिखते हैं तो हैशटैग का मतलब होता है, ये हैशटैग के आगे अगर कुछ लिखते हैं तो दिस इज अ कमेंट, ये सीधा सीधा एक कमेंट है, और इसको ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, इसमें कुछ नहीं होगा, ये सिर्फ एक कमेंट है, ठीक है। नाउ
अब हम बात करते हैं कि हमारा मोड या सीक्वेंस ऑफ लर्निंग क्या रहेगा। सीक्वेंस ऑफ लर्निंग ये रहेगा, सबसे पहला हाउ टू प्रिंट समथिंग, ठीक है, इन पाइथन। पाइथन में कोई भी चीज कैसे प्रिंट की जाए, तो प्रिंट करने के लिए हमारे पास जो फंक्शन होता है वो होता है प्रिंट फंक्शन। ये एक बिल्ट इन फंक्शन है, ठीक है, क्या बोलेंगे इसे, बिल्ट इन फंक्शन, यानी कि ये फंक्शन पाइथन में पहले से ही मौजूद है, बिल्ट इन है, पहले से इंस्टॉल होके आता है। तो प्रिंट, जैसे हमने कह दिया आई एम लर्निंग पाइथन, ओके, इस तरीके से हमने प्रिंट कर दिया। तो मैंने देखिए यहाँ पे डबल कोट लिखा है, डबल कोट से एंड किया है और इसे मैंने प्रिंट कर दिया, ठीक है। इन डबल कोट्स में जो कुछ भी लिखा होता है दैट इज स्ट्रिंग, ठीक है। इन डबल कोट्स, सिंगल कोट्स या इवन ट्रिपल कोट्स, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। सो डबल कोट्स, सिंगल कोट्स, ट्रिपल कोट्स के बीच में हम जो भी लिखते हैं वो स्ट्रिंग डेटा टाइप है। स्ट्रिंग का मतलब होता है अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स, ओके, अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स। अल्फा न्यूमेरिक मतलब अल्फाबेट और नंबर दोनों हो सकते हैं इसमें। जैसे मैं पूछूं कि आपकी ईमेल क्या है, जरूरत नहीं बताने की, बट जैसे यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्रिंट स्लाइड स्कोप 123 एट जीमेल या @mail.com, टेस्ट के लिए दे दो। सो ये हमने एक ईमेल प्रिंट की, इसमें आप देख रहे हैं स्पेशल कैरेक्टर भी हैं, इसमें नंबर भी हैं और अल्फाबेट भी हैं। सो दिस इज अल्फा न्यूमेरिकल वैल्यू। तो जो ये हमारी अल्फा न्यूमेरिकल वैल्यू है वो हमारी कहलाएगी स्ट्रिंग। इसमें सिर्फ, यहाँ पे सिर्फ अल्फाबेट्स थे, वो भी चलेगा। अगर मैंने लिख दिया प्रिंट 66 तो वो प्रिंट कर देगा, पर क्योंकि हमने उसे इनसाइड डबल कोट लिखा है तो वो उसे स्ट्रिंग मानेगा, ठीक है। सो पहला फंक्शन हमने पढ़ा प्रिंट, और प्रिंट के अंदर हम लोगों ने कुछ प्रिंट किया। अगर हम सिंगल कोट में लिख देते हैं, जैसे हम लिख देते हैं प्रिंट 66, तो भी वो प्रिंट हो जाएगा। हम लिख देते हैं प्रिंट हेलो सिंगल कोट में, वो प्रिंट हो जाएगा। अगर हमें मल्टीपल लाइन प्रिंट करनी हो तो हम लिखेंगे प्रिंट, और यहाँ 3 लाइन लिखी हेलो। अब यहाँ पे हमने एंटर दबाया, हाउ आर, फिर एंटर दबाया यू, और यहाँ ट्रिपल कोट बंद किया, तो वो देखिए 3 लाइन में आया। तो जब हमें मल्टीपल लाइन प्रिंट करनी होती है तो हम ट्रिपल सिंगल कोट यूज करते हैं। नाउ अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पे तो हमने लिटरल स्ट्रिंग प्रिंट कर दी। अगर हमें एक नंबर को प्रिंट करना है, ठीक है, अगर हमने लिखा प्रिंट 56, या चलिए ऊपर 66 लिखा था, तो बिना किसी कोट के, सिंगल डबल या ट्रिपल कोट के हमने इसे लिख दिया तो भी ये इसे प्रिंट कर देगा, पर इस बार ये इंटीजर बनेगा, ठीक है। इंटीजर क्या होते हैं, होल नंबर्स होते हैं, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लिखा प्रिंट -123, तो ये इसे भी प्रिंट कर देगा, चलो -12। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये है कि अगर मान लीजिए मेरे पास कोई वैल्यू है और मैं चाहता हूं कि मैं पता करूं कि उस वैल्यू का डेटा टाइप क्या है, तो हमारा जो दूसरा फंक्शन है, सेकेंड फंक्शन हम पढ़ रहे हैं, वो है टाइप फंक्शन। तो अगर मैं लिख दूं टाइप ऑफ 66 क्या है, वो बताएगा
कि ये जो 66 आपने लिखा है इसका क्लास है इंटीजर, यानी ये एक इंटीजर है, इंट। अगर मैं लिखता हूँ टाइप ऑफ हेलो क्या है, ठीक है, तो वो कहेगा ये है एक स्ट्रिंग। तो जो भी वैल्यू हम लोग लिख रहे हैं उसके अंदर वो बता रहा है कि इसका डेटा टाइप क्या है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं लिखता हूँ टाइप ऑफ 67.89 ये क्या है, तो इसे कहते हैं फ्लोट या फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। ओके, सो हमने अभी तक पढ़ा इंटीजर, ये होल नंबर है। मे बी आप लोग को ये पहले से क्लियर हो, बट हम हमारे लिए सबके लिए एक रिवीजन हो जाएगा। इंटीजर होल नंबर होते हैं, और अगला डेटा टाइप है फ्लोट, जिसमें हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स होते हैं, ठीक है। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स में हमारे पास डेसिमल होते हैं। और तीसरा स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में हमारे अल्फा न्यूमेरिक कलेक्शन होता है, अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स का कलेक्शन है। इसमें कई सारे कैरेक्टर, जैसे आपका नाम, आपकी ईमेल, हमारा पैन कार्ड नंबर एटसेट्रा, ये सब स्ट्रिंग है। तीन तरह के डेटा टाइप हैं। चौथा एक डेटा टाइप है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है, एक रियल प्लस एक इमेजिनरी पार्ट होता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे लिखते हैं, जैसे हम लिखेंगे 5 + 3j। तो अगर मैंने लिखा प्रिंट 5 + 3j, तो ये क्या करेगा, इसे प्रिंट कर देगा। अगर मैं लिखता हूँ टाइप ऑफ 5 + 3j क्या होगा, तो वो कहेगा कॉम्प्लेक्स है। बेसिकली अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर की थ्योरी में जाना चाहते हैं, तो ये जो हम लोग अपने स्कूल में पढ़ते हैं वो होता है 3i, ठीक है। पर यहाँ पे आई की जगह पाइथन में जे का इस्तेमाल किया जाता है, जे अल्फ़ाबेट का। सो ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा जाता है। तो ये एक हमारे लिए पाइथन का कॉम्प्लेक्स नंबर भी एक डेटा टाइप है। फिर एक बूलियन डेटा टाइप होता है, बूल। बूल में हम लोग केवल ट्रू और फॉल्स यही वैल्यू लिख सकते हैं। जैसे अगर मैं लिखता हूँ प्रिंट ट्रू, तो ये ट्रू प्रिंट कर देगा। अगर मैं लिखूँगा प्रिंट फॉल्स, फॉल्स प्रिंट कर देगा। और इसमें क्या होता है कि फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, ठीक है, बूल के केस में। तो इंटीजर है, फ्लोट है, स्ट्रिंग है, कॉम्प्लेक्स है, बूल है। अभी इन बिल्ट इन डेटा टाइप्स को हम समझ के आगे बढ़ेंगे। अब एक चीज और है कि जो भी वैल्यू हम यहाँ पे लिख रहे हैं वो सारी वैल्यू हम लिटरली फंक्शंस के बीच में लिख रहे हैं, वो वैल्यूज। सपोज कीजिए ये ईमेल है जैसे, ठीक है, इस ईमेल का यूज हमें दोबारा करना है, फिर से हमें यूज करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस ईमेल को फिर कॉपी करना पड़ेगा और फिर प्रिंट करना पड़ेगा, प्रिंट माई ईमेल इज, और फिर कॉमा लगा के वो ईमेल या वो ईमेल ऐसे लिखनी पड़ेगी, प्रिंट माई ईमेल इज दिस। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि वो जो वैल्यू है अगर हमें उसे बार बार इस्तेमाल करना है, इफ वी हैव टू यूज अ वैल्यू मल्टीपल टाइम्स, सो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, वेरिएबल्स। अब ये वेरिएबल, वेरिएबल शब्द का मतलब क्या है, जो वेरी हो, जो चेंज हो, जिसमें बदलाव हो जाए, एक तरीके से ये। और ये वेरिएबल क्या होते हैं, इट इज अ नेम टू स्टोर वैल्यू, या इसे वैल्यू होल्डर कहते हैं सिंपली। जैसे आपके सामने एक ग्लास है, ग्लास में आप पानी रख दीजिए, वैल्यू होल्डर है ग्लास। अब उस ग्लास में आप मिल्क भी रख सकते हैं,
तो वो वैल्यू बदल भी सकती है। तो अगर मैंने एक वेरिएबल बना दिया ईमेल इज इक्वल टू, ऐसा मैंने एक वेरिएबल बना दिया, तो यहाँ पे ये जो ईमेल शब्द लिखा है ये एक वेरिएबल है, और ये जो इक्वल टू लिखा है ये एक तरीके का ऑपरेटर है, और इस ईमेल ऑपरेटर में ये वैल्यू असाइन हो गई है। तो इस लाइन को हम ऐसे एक्सप्लेन करेंगे, अ वैल्यू slidescope@gmail.com is assigned to email variable। सो ये है। अब अगर मैं कहता हूँ प्रिंट ईमेल, तो हमारे सामने वो वैल्यू आ जाएगी। अब आपको प्रिंट फंक्शन के बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज है कि ये जो हमारा प्रिंट फंक्शन है इसमें हम मल्टीपल वैल्यूज को भी प्रिंट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं लिखूं प्रिंट माई ईमेल इज, तो ये पहली वैल्यू हो गई, फिर कॉमा ईमेल, ये दूसरी वैल्यू हो गई। तो अब हम दो वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं। सो प्रिंट के अंदर हम जितने आर्गुमेंट्स पास कर देंगे, तो इस फंक्शन के अंदर हम जितने आर्गुमेंट्स पास कर देंगे उतनी वैल्यू ये प्रिंट कर देगा। जैसे माई ईमेल इज slidesco123@mail.com, अगेन ये टेस्ट मेल है, मैंने ऐसे लिख दिया। तो अब देखिए वही सेम चीज हुई जो यहाँ हुई थी, पर इस बार हम लोगों ने ये जो ईमेल है उसे एक वेरिएबल के थ्रू प्रिंट किया है। हम लोग क्लास 7th 8th में या 9th में पढ़ते थे सिंगल वेरिएबल प्रॉब्लम, मल्टीपल वेरिएबल प्रॉब्लम। उसमें हम लिखते थे कि लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x, it reaches this destination in 20 hours and this, you know, कि वहाँ पे होता था कि डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन इज 500 किलोमीटर्स। तो 500 किलोमीटर 20 घंटे में पहुंच रहा है, तो आप स्पीड निकाल लेते थे कि प्रति घंटा उसकी कितनी स्पीड है पर आवर। सो वहां पे जो वही कंसेप्ट यहाँ पे भी वेरिएबल है। जैसे हमने लिख लिया लेट वैल्यू ऑफ x इज 56, लेट वैल्यू ऑफ y इज 78, तो हमने लिख लिया। सो इस तरीके से हमने x नाम के वेरिएबल में 56 वैल्यू स्टोर कर दी, y नाम के वेरिएबल में 78 वैल्यू स्टोर कर दी। और पाइथन में आगे चल के एक ऑपरेटर हम और पढ़ेंगे, प्लस ऑपरेटर। तो ये जो प्लस ऑपरेटर है ये एडिशन ऑपरेटर है, और इस एडिशन ऑपरेटर को जैसे आप ऐड करेंगे 134 ये हमारे सामने प्रिंट हो जाएगा, जो इसका मैथमेटिकल सम है। ठीक है। अब ये यानी पाइथन में हमें कहीं पे भी डिक्लेयर नहीं करना पड़ रहा है एक्सप्लिसिटली कि ये वेरिएबल इंटीजर है या ये वेरिएबल स्ट्रिंग है। आप अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की अगर बात करेंगे, तो जैसे वहाँ पे हमें बताना पड़ता है इंट x इज इक्वल टू 67, और यहाँ पे एक सेमी कोलन लगता है। आपको बताना पड़ता है इंट y, या ऐसे लिखना पड़ता है स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू रोहन, ऐसे करके आपको डिक्लेयर करना पड़ता है, और फिर आप x को या नेम को यूज कर सकते हैं। फिर आप कर सकते हैं कि प्रिंट नेम, तो उसका नाम प्रिंट होगा। पर यहाँ ये अदर लैंग्वेजेस है, पाइथन में ऐसा कुछ नहीं है। पाइथन में आप जैसे लिख देते हैं x इज इक्वल टू 56, और अब आप पाइथन से पूछते हैं कि टाइप ऑफ x क्या है, तो वो बता देगा इंटीजर है। ठीक है। आप लिखते हैं टाइप ऑफ y क्या है, वो भी बता देगा, क्योंकि दोनों इंटीजर। तो हमें डिक्लेयर नहीं करना पड़ता। अगर हमने कह दिया टाइप ऑफ ईमेल क्या है, ये जो ईमेल नाम का वेरिएबल बना है वो स्ट्रिंग है। तो ये पाइथन में है कि यहाँ पे मिनिमम कोड किया जाता है। हम एक्स्ट्रा लाइंस लाइक सेमीकोलन ऐसे एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स कुछ यूज नहीं कर रहे हैं। लाइन क्लोज हो रही है और ये सारा हमारा यहाँ पे क्लोज होता जा रहा है। अब कुछ छोटी छोटी बातें अबाउट वेरिएबल, जैसे अगर मैंने लिखा नंबर 1 इज इक्वल टू
123 और num2 इज इक्वल टू 321। ध्यान से देखिएगा। तो एक वेरिएबल के नाम में, आप इसे नोट भी लिखिए, इन वेरिएबल नेम वी कैन यूज नंबर्स। जैसे यहाँ पे हमने दो वेरिएबल बनाए, num1 num2। वेरिएबल नेम्स cannot begin with numbers। पर हम वेरिएबल के नाम को नंबर से शुरू नहीं कर सकते। हम ऐसे नहीं लिख सकते 1 num 2 num, ये गलत हो जाएगा। तो देखो num1 और num2 तो डिक्लेयर हो गया, पर अगर हम लिखते 1 num इज इक्वल टू 666, एरर। तो वेरिएबल का नाम हम लोग नंबर के साथ चालू नहीं कर सकते, पर हाँ वेरिएबल के नाम में हम लोग नंबर यूज कर सकते हैं। नाउ यू कैन नॉट यूज स्पेशल कैरेक्टर्स ऑल्सो। आप स्पेशल कैरेक्टर्स का भी यूज नहीं कर सकते वेरिएबल के नाम में, इन वेरिएबल नेम। जैसे फॉर एग्जांपल कोई चाहे लिख दे num@1, ऐसा चाहे नहीं लिख दे, चलो @ या डॉलर या कुछ ऐसा साइन, तो हम लिख दे num@, सिंटैक्स एरर। हम लिख दे num %6 इज इक्वल टू 78, सिंटैक्स एरर। सो ये नहीं कर सकते। पर एक ऐसा कैरेक्टर है जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, वो है अंडरस्कोर। जैसे आप लोग अगर पुराने याहू मेल वगैरह आप कभी यूज करते हो, याहू में हम लोग अक्सर अंडरस्कोर का यूज करते थे। सो ऐसे लिख सकते हैं नाम, जैसे फर्स्ट अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू मोहन, लास्ट अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू यादव। और अगर हम लिख दें कि फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम, तो आ जाएगा मोहन यादव। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जब हम लोगों ने, देखिए इस लाइन को देखिए, इस लाइन को देखिए, जब हम लोगों ने दो नंबरों के साथ में, ठीक है, जिसको पाइथन नंबर मानता है, उनके साथ में प्लस ऑपरेटर का इस्तेमाल किया था, तो इसको उसने एडिशन माना। उसने कहा ऐड ऐड कर दूंगा मैं इसको बढ़िया से, क्योंकि उसे पता था ये दोनों नंबर है। पर इस लाइन को देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, जब हम लोगों ने इसको एक इस दोनों स्ट्रिंग के साथ में किया, ठीक है, सो मोहन यादव लिखा, तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम उसने मिला के लिख दिया मोहन यादव, ठीक है। तो यहाँ पे इसने क्या किया, कॉन्कैटिनेशन। कॉन्कैटिनेशन में हम लोग एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग से, तीसरी स्ट्रिंग से, चौथी स्ट्रिंग से ऐसे कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं। शर्त यह है कि दोनों स्ट्रिंग होनी चाहिए, और एडिशन करने के लिए शर्त यह है कि दोनों नंबर होने चाहिए। नंबर कोई भी हो सकता है, नंबर इंटीजर भी हो सकता है, नंबर फ्लोट भी हो सकता है, नंबर कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, ठीक है। तो ऊपर के सारे ये नंबर हैं और नीचे का ये एक अकेला स्ट्रिंग है। तो अब अगर हम इसके बीच में, हम चाहते थे कि भाई मोहन यादव जी का जो नाम है इसके बीच में एक स्पेस आए, कैसे लाएंगे, तो हम ऐसे लिख सकते हैं फर्स्ट नेम प्लस, और यहाँ पे एक स्पेस दे दिया और प्लस ऐसा। तो एक चीज आपने नोटिस की, यहाँ पे मैंने प्रिंट नहीं लिखा, यहाँ पे भी मैंने प्रिंट नहीं लिखा। तो जब शेल प्रोग्रामिंग में, फिर मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, जब शेल प्रोग्रामिंग में हम लोग काम कर रहे होते, बेसिकली हम सीख रहे हैं ना, तो हम लोग बिना प्रिंट के भी ऐसे एंटर हिट कर देते हैं, तो भी वो उस लाइन को प्रिंट कर देता है, ठीक है।
पर अगर आप सेफ साइड रहना चाहते हैं और आप अच्छे से प्रोफेशनली कर रहे हैं तो आप ऐसे प्रिंट का यूज़ कीजिए, तब भी आपको वही रिजल्ट नज़र आएगा। तो जैसे आप प्रिंट में लिखेंगे फर्स्ट नेम प्लस ऐसा करके लास्ट नेम, ये आ गया। एक और तरीका क्या है, आप प्रिंट फंक्शन में लिखिए FIRST फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम, ऐसे कॉमा लिखा तो देखिए आ गया। सो ये भी हमारा एक तरीका। इसे जब हम लोग प्रिंट में कॉमा सेपरेटेड दो वेरिएबल्स को प्रिंट करते हैं तो अपने आप उन दो वेरिएबल के बीच में एक स्पेस आ जाता है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो इस तरीके से आपका प्रिंट हो जाएगा वो वैल्यू। तो ये हमारे लिए लेसन है कि वेरिएबल का नाम हम लोग नंबर के साथ स्टार्ट नहीं कर सकते। वेरिएबल के नाम में हम लोग 1 2 ऐसे तो लिख सकते हैं, मगर वेरिएबल के नाम में हम लोग स्पेशल कैरेक्टर्स जैसे परसेंटेज या एट द रेट ये सब यूज़ नहीं कर सकते। वेरिएबल के नाम में हम लोग अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और, हम लोग एक और आइडल यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। सो अगर मान लीजिए मैंने लिखा एफ नेम इज इक्वल टू विराट और यहाँ पे लिखा एफ नेम इज इक्वल टू शिखर, ठीक है। और मैं लिखता हूँ प्रिंट एफ नेम। तो अब अगर मैं इसको प्रिंट करूंगा तो आपके हिसाब से क्या आउटपुट आएगा? आप में से कोई भी बोल सकता है। शिखर। नहीं, एरर आएगा। आपका अजम्पशन सही था, पर ध्यान से देखिए। यहाँ पे जब मैंने एफ नेम को डिक्लेयर किया तो मैंने एफ कैपिटल नेम स्मॉल लिखा। यहाँ पे एफ नेम पूरा का पूरा स्मॉल में था और यहाँ पे मैंने एफ स्मॉल और नेम कैपिटल लिख दिया। तो वो कह रहे कि ये तो डिफाइंड ही नहीं है, ऐसा कुछ है नहीं। डिड यू मीन एफ नेम, राइट? उसे यही मिला भी कि एफ नेम आपने कहीं लिख रखा है। तो कहा हाँ भाई, हो सकता है गलती हो गई हो। तो प्रिंट एफ नेम करा तो शिखर, और प्रिंट एफ कैपिटल लिख के नेम किया तो विराट। सो इस लाइन का सीधा सीधा मतलब ये है कि ये जो वेरिएबल के नाम होते हैं, ठीक है, इन अ वेरिएबल नेम वी कैन यूज नंबर, वेरिएबल नेम कैन नॉट बिगिन विद नंबर, ये सब रूल ये है। वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव। आपको ध्यान देना पड़ेगा कि वेरिएबल के नाम किस तरीके से लिख रहे हैं, राइट? सारे स्मॉल में है, सारे कैपिटल है, वो सबको अलग अलग मान लेगा। अब अगला क्वेश्चन, जैसे अगर मैंने लिखा A1 इज इक्वल टू 67, फिर लिख दिया A1 इज इक्वल टू 78। अब अगर मैं प्रिंट A1 करूंगा तो क्या आएगा आउटपुट? अब 78 आएगा, जो तुमने एज्यूम किया, राइट? सो ये क्या हो रहा है कि जो हमने उस वेरिएबल की वैल्यू असाइन की इस लाइन पे, फिर नेक्स्ट लाइन में उसकी वैल्यू को हमने चेंज कर दिया, तभी तो उसका नाम वेरिएबल है, राइट? असाइंड वैल्यू को हमने चेंज कर दिया। तो जब हमने उस वेरिएबल को प्रिंट किया तो हमारे पास आउटपुट आएगा, जो लास्ट डिक्लेयर्ड वैल्यू होगी वो। सो ये हमारा सिंपल सा केस है। नाउ यहाँ पे हम लोगों ने जैसे सिंटैक्स बेसिक पढ़ा, राइट? ये सारा सिंटैक्स आपके पास जाएगा भी, जैसे x इज इक्वल टू 10 इंटीजर है, यहाँ पे ये कर सकते हैं। इसके बाद हम लोगों ने कमेंट्स
भी पढ़े, वेरिएबल्स पढ़े। वेरिएबल जैसे हम लोगों ने डिक्लेयर किया, नेम, एज, इस तरीके से आप इनकरेक्ट देखे। तो ये जो भी मैं आपको नोट्स लिखा रहा हूँ, ये सारे मैंने अपनी साइट पे ऐड भी किए हैं। अभी आप लोग को यूआरएल शेयर कर दूंगा मैं। तो यहाँ से आप अपने नोट्स बना लीजिएगा। और जैसे इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, बूलियन, सभी तरह के वेरिएबल्स को आप डिक्लेयर करके देखिएगा। एक छोटी सी चीज़ आपको और बताना चाहता हूँ कि पाइथन में मल्टीपल असाइनमेंट भी पॉसिबल है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? जैसे वेरिएबल में मैंने लिखा a कॉमा b कॉमा c इज इक्वल टू 1 कॉमा 2 कॉमा 3। तो इधर सीक्वेंस बन रहा है ए बी सी, इधर सीक्वेंस बन रहा 1 2 3। अब अगर मैं पूछता हूँ कि b क्या है, तो कहेगा 2 है। अगर मैं कहता हूँ भाई साहब c क्या है, 3 है। जैसे अगर मान लीजिए मैं कहता हूँ कि f नेम, l नेम और टीम या सिटी, ऐसे मैंने लिख दिया। ठीक है, इज इक्वल टू, और मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ कि एफ नेम है विराट, एल नेम है कोहली, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिल्ली। ऐसे में एक, देखिए क्या होता है। तो एक ही लाइन में 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए और उतने में 3 वैल्यू भी डिक्लेयर की। और अगर मैं प्रिंट करता हूँ कि प्रिंट एफ नेम, एल नेम, फिर यहाँ पे लिखता हूँ इज फ्रॉम सिटी, तो विराट कोहली इज फ्रॉम दिल्ली, ऐसे आ गया। सो यहाँ पे ये मल्टीपल असाइनमेंट भी पॉसिबल है। और ये छोटी छोटी चीज़ें जो आप याद रखिएगा। इसी तरीके से हम तीनों को ऐसे भी लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू 0। मान लो 3 वेरिएबल है, उन्हें इनिशियलाइज करना है, कई बार ऐसा होता है। और ये इनिशियलाइजेशन जब हम लोग लूप्स वगैरह पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको सिखाएंगे। सो जब इनिशियलाइज करना होता है तो हम लोग ये सारी चीज़ देखेंगे। तो इस तरीके से आप मल्टीपल वेरिएबल्स को ज़ीरो इनिशियलाइज कर सकते हैं। फिर हमने ये भी पढ़ा कि वेरिएबल का टाइप कैसे चेक किया जाए। सो टाइप चेक करने के लिए टाइप ऑफ एक्स, टाइप ऑफ वाई, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। मान लीजिए हमने कोई वेरिएबल बना दिया और उस वेरिएबल को हमें डिलीट करना है। तो हम जैसे हमने फॉर एग्जांपल यहाँ सिटी बना दिया, तो हम यहाँ से डेल सिटी ऐसे लिखेंगे। तो ये डेल फंक्शन, ये डेल एक कीवर्ड है। अगर हम ऐसे लिखेंगे और अब हम कहेंगे सिटी, तो वो कहेगा कि सिटी इज नॉट डिफाइंड। तो इस तरीके से हमारा वेरिएबल डिलीट हो जाएगा और यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा कि डिलीट कर देते हैं। अब यूज मीनिंगफुल वेरिएबल नेम, ये बेस्ट प्रैक्टिस होगी। जैसे एज है, एज इक्वल टू 25, सिंगल लेटर को अवॉइड कीजिए। जैसे एज इज इक्वल टू 25, ये गुड है। ए इज इक्वल टू 25, ये ना कीजिए। और इसको स्नेक केस बोलते हैं फॉर वेरिएबल नेम। स्नेक केस का मतलब होता है जो वही हम लोग ने पढ़ा, जैसे फर्स्ट नेम, यूजर नेम। तो इसमें हम लोग जो है लिख दें। और कई बार ऐसे लिखा है कि यूजर नेम, पहले 4 लेटर स्मॉल, फिर एक बीच में कैपिटल। सो वो नहीं करिए आप कर सकते हैं, बट ये आपको याद रखना है। और यहाँ पे कुछ हमारे पास एग्जाम्पल कोड भी है, ये आपको अभी आज दिए जाएंगे, ताकि आप ये सारा प्रोग्रामिंग प्रिंट करके देखिए। और प्रिंट करने के बाद इसको यूज़ कीजिए। इसके बाद एक छोटा सा मैं आपको यूज़ बताना चाह रहा हूँ कि पाइथन में हमारे ये जो सिंबल्स होते हैं उनको ऑपरेटर्स बोलते हैं। सिंबल्स या वर्ड्स कुछ हम जो यूज़ करेंगे उन्हें ऑपरेटर बोला जाता है। ऑपरेटर का काम होता है ऑपरेशन करना। ठीक है, जैसे हम लोग पहला पढ़ते हैं कि अरिथमेटिक ऑपरेशन।
अरिथमेटिक ऑपरेशंस का मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशंस। अगर मैंने कह दिया x की वैल्यू 22 है, y की वैल्यू 7 है, तो अगर मैं लिखूंगा x प्लस वाई, तो ये होगा एडिशन, x माइनस वाई सब्ट्रैक्शन, x स्टार वाई, ये एक स्टार या एस्टेरिक साइन है, ये क्या होगा मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए हम लिखेंगे x स्टार वाई, और x ध्यान से देखिएगा फॉरवर्ड स्लैश वाई, ये है डिवीजन, ऐसा आ जाएगा, ये पाई की वैल्यू होती है। तो x फॉरवर्ड स्लैश वाई डिवीजन, तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। अच्छा, अगर मान लो मैं लिखता हूँ a की वैल्यू है 4, b की वैल्यू है 2, अब मुझे पता है कि यार ये तो सीधा सीधा डिवीजन है, कि अगर a बाई बी लिखूंगा तो सीधा सीधा हमें 2 मिलेगा, पर ये 2.0 दिखा रहा है। तो डिवीजन ऑलवेज shows या will always show float value। इज इट क्लियर? आप जब भी डिवाइड करेंगे तो हमेशा आंसर फ्लोट में आएगा, ये याद रखिएगा, एक छोटा सा नोट है आपके लिए, तो ये याद रखिएगा। अब मान लीजिए हम एक डिवीजन कर रहे हैं, जैसे यूजुअली हमने जो छोटे क्लासेस में पढ़ा, जैसे हम मान लो 22 को 7 के साथ डिवाइड कर रहे हैं, तो हम पहले लिखेंगे यहाँ 3, यहाँ 21, और यहाँ हमारे पास रिमाइंडर 1 आ जाएगा। ये रिमाइंडर है, ये क्वोशिएंट है, राइट, आपने पढ़ा होगा, ये क्वोशिएंट है, ये रिमाइंडर है। तो पाइथन में कैसे पता करें? तो अगर हमें रिमाइंडर पता कर रहा है तो हम लिखेंगे 22% 7, या हमारे केस में x, सॉरी मैं इसको बंद कर दूं, x% y, तो रिमाइंडर की वैल्यू आ गई 1, और अगर मैं लिख दूंगा x डबल फॉरवर्ड स्लैश वाई, तो वैल्यू आ गई 3, ये हमारा क्वोशिएंट है, ठीक है। तो बेसिकली अगर हमें किसी डिवीजन का सिर्फ इंटीजर पार्ट चाहिए, जैसे हमने कहा कि भैया हमारे पास 35 एप्पल्स हैं और खाने वाले 6 हैं, सबके पास इक्वल इक्वल कितना आएगा, बाकी जो बचेगा छोड़ दो, तो ऐसे तो हो गया 5.83, इतना इतना एप्पल दो, पर अगर हम कहे इसको ये लिख देते तो वो सिर्फ 5 बताएगा, ठीक है। सो अगर किसी डिवीजन का सिर्फ इंटीजर पार्ट हमें देना होता है तो इसे डबल फॉरवर्ड स्लैश के साथ लिखते हैं। तो एक छोटा सा नोट है आपके लिए, आप लिख सकते हैं, और ये सारे नोट वहाँ पे भी हैं, कि अगर हम डबल फॉरवर्ड स्लैश यूज करते हैं तो इसे कहते हैं फ्लोर डिवीजन, जिसके थ्रू आंसर जो आता है वो इंटीजर आता है। अगर हम परसेंटेज साइन यूज करते हैं तो इसे मॉड्यूलस कहते हैं, जिसके थ्रू बेसिकली क्या होता है कि आंसर जो आता है वो रिमाइंडर ऑफ डिवीजन आता है, ये याद रखिए। और अगर हम डबल स्टार यूज करते तो इसे एक्सपोनेंशिएशन कहते हैं, स्पेलिंग बाद में हम चेक कर लेंगे, एस चेक कर भाई, ठीक है, एक्सपोनेंशिएशन। तो एक्सपोनेंशिएशन का मतलब क्या होता है, ए रेस टू द पावर ऑफ बी, ऐसा। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूँ कि ए की वैल्यू है 2 और बी की वैल्यू है 5, तो अगर मैं लिखता हूँ ए स्टार स्टार बी, ठीक है, तो आ जाएगा 32, 2 की पावर 5, 2 की पावर 5, ओके। तो ये हमारा एक्सपोनेंशिएशन कहलाता है, दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंशिएशन। तो ये हमारे सारे मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर, और प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाई, ये तो आप क्लियर ही है। तो इस तरीके से प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई आप यूज कर सकते हैं।
सो ये हमारा आज का फर्स्ट डे है ऑफ इंट्रोडक्शन विद पाइथन इंस्टॉलेशन एटसेट्रा, हमने चीज़ें डिस्कस की। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कास्टिंग, स्ट्रिंग्स और अदर चीज़ों को डिस्कस करेंगे और धीरे धीरे इसमें चैप्टर्स आपको शेयर होते रहेंगे। टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। हैव अ नाइस डे।